हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम हुआ। आप सभी ने बहुत अच्छा पेपर दिया गया होगा। फिर भी एक बार आप सारे ऑब्जेक्टिव्स क्रॉस चेक करें आपने किस तरह से किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस। जैसा मैंने आपको बताया होगा, बाकायदा ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सारे हमने लिखे होंगे 1 2 3 करके। आपने ये जरूर किया होगा, जो आंसर्स है उसके साथ उसके ऑप्शंस नंबर भी जरूर लिखे होंगे आपने। जैसा कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, बार बार आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा प्लानिंग। बी ऑप्शन, स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड टू गाइड टू एम्प्लॉयज for decision is called, तो that is the answer, option is B, policy, because statement guidelines जो provide होती है policies में होती है। which one of the next third, which one of the following is not an element of directing? There are 3 elements of directing: motivation, communication, supervision. So answer is not elements of directing, answer C, that is the delegation। फोर्थ नंबर, नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ये भी बार बार हमने पढ़ा है, नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग। सो नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज मोटिवेशन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स काउंसिल आर, देयर आर 3, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल and local level. 3, there are 3 consumers council. Consumer Protection Act is created in, option is A, 2019. Question number 2, that is the fill in the blanks. आपने आंसर्स बिल्कुल करेक्ट किए होंगे, चेक करें। 1 नंबर, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज द, ये भी हमने बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में क्लास में सॉल्व किया है, दैट इज द लोअर लेवल और लोएस्ट लेवल। द ग्रुप लीडर ऑफ वर्कर्स इज कॉल्ड, दैट इज द फोरमैन। थर्ड, देयर इज नो कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑन, किस पे कोई भी बिजनेस एनवायरमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है कॉर्नर, तो दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, आर रिजिड इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज रूल्स, रूल्स आर रिजिड इंस्ट्रक्शन, जो एक बार बता दिए गए हैं उसको पूरा ही करना पड़ता है, कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, सो दैट इज द रिजिड इंस्ट्रक्शन। फिफ्थ, प्रमोशन इज एन, बार बार ये भी आपसे क्लास में डिस्कस किया है बच्चों, देयर आर इंटरनल रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। सो प्रमोशन इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सिक्स्थ ऑप्शन, प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है ये। पैकेजिंग, सभी ने किया होगा, पैकेजिंग प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स, सभी ने पूरे लिखे होंगे ट्रू फॉल्स। TF से काम नहीं चलाया होगा, जैसे आपको बार बार कहा गया, नहीं तो यहाँ पर हमारे मार्क्स कटते हैं बच्चों, इसलिए बहुत ही अच्छे से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। फर्स्ट वन, इमोशनल एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज द आंसर? फॉल्स, यस। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है हमने, ट्रू, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड, capital structure means fixed capital, no, false, that is the answer. Fourth, customer satisfaction is the modern concept of marketing, that is the true. Fifth, customers should not use their rights, false. Sixth, the consumer are badly affected by adulteration, ये भी राइट्स में हमने पढ़ा है, that is the answer is true. ये सब आपने किए होंगे, चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द करेक्ट पेयर्स, ये जरूर थोड़े से कंफ्यूजिंग थे बच्चों, ध्यान से चेक करो आपने क्या आंसर अटेम्प्ट किया है। 1, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आंसर इज फोर्थ नंबर, डिसिप्लिन इन एम्प्लॉय। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां होता है वहां रूल्स रेगुलेशन सब कुछ प्री इन्फॉर्म्ड होते हैं, इसीलिए वर्क जो है फुल डिसिप्लिन में ही होता है, सो डिसिप्लिन इन एम्प्लॉय। सेकेंड, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, सो आंसर इज स्टेबिलिटी, क्योंकि जिसे जो टास्क दिया गया है वो उस काम को बहुत एफिशिएंटली वर्क कंप्लीट करता है, सो दैट इज द स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया है, उससे साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी भी दी है, सो आंसर इस क्या होगा? फर्स्ट नंबर, दैट इज द क्विक डिसीजन, वहां पर डिसीजन लेने का पावर भी हो जाता है, सो क्विक डिसीजन। फोर्थ नंबर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों?
कंट्रोलिंग का प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले तो आप अपने स्टैंडर्ड डिसाइड करें कि आपको क्या काम करना है. सो आंसर इज 7 नंबर, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. फिफ्थ, मैनेजरियल ऑडिट. मैनेजरियल ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटिंग अगर होता है तो हर काम बहुत ही सिस्टमैटिक और कंट्रोलिंग वे में होता है. सो आंसर इज मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स. सिक्स्थ नंबर, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ये तो मैंने आपसे कहा ही था कि ये तो आना ही आना क्वेश्चन है. जहां प्लानिंग है बच्चों वहां कंट्रोलिंग होता ही होता है. अगर आपने कोई भी प्लान किया और कंट्रोल ही नहीं किया तो 100% है कि वो प्लान कभी आपका टाइमली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली कंप्लीट ही नहीं होगा. सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग म्यूचुअल डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं. सेवेंथ नंबर, एंड एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग अगर एक बार हमने प्रॉपर जो भी टूल्स के सिस्टम से कंट्रोलिंग किया है तो एन एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग, आंसर इज सिक्स्थ नंबर, इफेक्टिव कंट्रोल होगा. ठीक है, इस तरह से आपने किए होंगे, चेक करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस. वन वर्ड कुछ आंसर डिफाइन में भी है, सेंटेंस में भी आ सकते हैं. आपने किया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे हमने क्लासरूम में स्टडी किए बच्चों. वेयर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेबल. बार बार यही हमने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेबल इन ऑल स्फीयर, इट मीन्स ऑल यूनिवर्सल लेवल. तो आंसर आप यूनिवर्सल या ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. यहाँ हर एक के 1-1 मार्क है, जो आपने सही किए होंगे उसके 1-1 मार्क आपको मिलते चले जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हमने भी डिस्कस की है. What is the meaning of globalization? So globalization means integration of national economy with the world economy. National economy with the world economy. Connect करना है जहाँ पर economic होता है, that is the globalization. Third question, what is called the recruitment in academic institution? So answer is selection. Selection, appointment, हम ये भी आंसर लिख सकते हैं इसमें. Fourth, where is ऑन दी जॉब ट्रेनिंग इम्पार्टेड. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहाँ पर अप्लीकेबल होती है सबसे ज्यादा? ऑफकोर्स हम जहाँ काम कर रहे, बार बार हमने ये सीखा है कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारा रेगुलरली ट्रेनिंग पीरियड चलता रहता है. तो कहाँ होगा? एट दी वर्क प्लेस या एट दी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम. फिफ्थ, इन विच हेडिंग फॉर्म्ड द फाइनेंशियल पॉलिसीज. फाइनेंशियल पॉलिसीज किस हेडिंग के अंदर आता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये सारे फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. आंसर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सिक्स्थ, विच कैपिटल इज यूज्ड टू परचेज रॉ मटेरियल. कोई भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमने बार बार ये सीखा है बेटा कि 2 टाइप्स का कैपिटल यूज होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल ब्लॉक कैपिटल भी होता है जहां हमने वन टाइम को इन्वेस्टमेंट किया और हमारा एसेट्स लॉन्ग टाइम तक हमें उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करा, दैट इज अ फिक्स कैपिटल. बट परचेज फॉर रॉ मटेरियल विच कैपिटल इज यूज, दैट इज द वर्किंग कैपिटल. डे टू डे is uses of the capital. Seventh number, what is called personal contact with customers? Personal selling, direct personal contact के साथ हम रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं तो दैट इज द कस्टमर के साथ, दैट इज द पर्सनल सेलिंग. इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव्स थे आपके, आपने चेक करिए जरूर कैसे किए हैं, देखिए. इसी के बाद से हमारे अब वेरी शॉर्ट आंसर स्टार्ट हो जाते हैं 2 मार्क्स के. क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 1 से पूछा गया है बच्चों. राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. बार बार हमने ये क्लासरूम में डिस्कस किए, 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनमें से कोई भी अगर आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी जरूर लिखे. आपको बार बार बताया गया कि 1 या 2 लाइन में जरूर उनको डिस्क्राइब करें बच्चों. सिर्फ पॉइंट लिखने से कभी कभार चेकर हमारे मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में 2 ही पॉइंट देने हैं और साथ में हम उनका 1 लाइन का डिटेल भी लिखे तो जरूर मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छे. तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यूनिवर्सल अप्लीकेबल. इस तरह से कोई सा भी आपने 2 पॉइंट लिखे होंगे उनके डिटेलिंग के साथ. इसी के साथ ऑप्शंस में भी आपको एक क्वेश्चन मिला है जो एक फीचर्स नेचर में हमने बार बार क्लासरूम में पढ़ा है. एक तो हमने आपको बार बार बताया था मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, ये जरूर आप करें. एक मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. तो हमने ये भी डिस्कस किया है कि प्रोफेशन
तो क्या आएगा इसका आंसर? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, है ना, ये सब हम लिख सकते हैं। स्पेशलाइज्ड स्किल्स, सारे पॉइंट आ जाएंगे इसमें। आपने कोई भी 2 फीचर्स लिखे बच्चों, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे डिटेलिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आया है हमारा चैप्टर 3 से आया है बच्चों। व्हाट इज मींट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? 2 मार्क का क्वेश्चन है। हमने ये भी बिल्कुल मीनिंग याद किया है बहुत अच्छे से क्लासरूम में। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो टोटल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस। कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे बिजनेस को, जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आएगा, लीगल एनवायरनमेंट भी आएगा, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आ जाएगी सारी, हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है। तो उन सबको मिला जुला जो भी चीजें बिजनेस को अफेक्ट करे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस, दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है आप लोगों को इसी के और में। राइट एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन, है ना, तो इसके आपको इम्पैक्ट बताने के, जब भी अगर ये होता है तो इकोनॉमी में क्या इसके इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमने पढ़ा है कि डीमोनेटाइजेशन होता है तो पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ब्लैक मनी को कलेक्ट करना होता है, मार्केट से रिमूव करना होता है। तो पहला पॉइंट यही हम लिख सकते हैं इसका कि रिडक्शन इन ब्लैक मनी, मार्केट्स में अवेलेबल नहीं हो पाती है, सब कुछ गायब हो जाता है। सेकेंड, वही हम जाने जब डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो कम से कम मार्केट में मनी का रोटेशन चल रहा है। जब मनी नहीं है, फिजिकल फॉर्म में मनी नहीं है, कॉइन्स के, नोट्स के फॉर्म में, तो अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि इकोनॉमी में डिजिटाइजेशन शुरू हो चुका है ना, डिजिटल वे में ट्रांजेक्शन होने लगे। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं इसका दूसरा पॉइंट कि इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक, इस तरह से 2 पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसको लेकर। क्वेश्चन नंबर 8 प्लानिंग से आया है आपका। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसीज। जितने भी यहाँ पर डिफरेंस, रूल्स एंड पॉलिसीज, मेथड, स्ट्रेटजी, ये सब हमने क्लासरूम में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है बच्चों। तो उसी को लेकर क्वेश्चन आया है। बाकायदा आपको कहा गया कोई भी डिफरेंस बिटवीन आता है बाकायदा उसको ब्लॉक कॉलम्स बना के लिखे, बेसिस ऑफ डिफरेंस बनेगा और 2 कॉलम्स में लिखेंगे तो ही मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर हम डेफिनेशन फॉर्म में लिखे कोई भी डिफरेंस बिटवीन तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, कटते हैं मार्क्स उसमें। तो बार बार जैसा बताया गया वैसा ही आपने लिखा होगा। ध्यान रखें कोई भी डिफरेंस बिटवीन हमें उसी फॉर्म में लिखना है। रूल्स एंड पॉलिसीज, तो रूल्स में एक हम मीनिंग पॉइंट डाल सकते हैं। स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, रूल्स में स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है। वहीं आपने पॉलिसीज में लिखा होगा जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग, दैट इज द पॉलिसी। दूसरा पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी का डाल सकते हैं आप। रिजिड एंड डू नॉट अलाउ डेविएशंस, ठीक है, जिसमें हम कोई डेविएशंस नहीं चलेंगे, किसी के लिए भी रूल्स बन गए मतलब वो किसी के लिए भी चेंज नहीं होंगे। और वहीं यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉलिसी में फ्लेक्सिबल्स अलाउस इन इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभी पॉलिसीज बन तो जाती है बट नेसेसिटी, जरूरत के हिसाब से हल्का फुल्का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अप्लीकेबल होती है। ठीक है, इस तरह से 2 डिफरेंस बिटवीन आपको कोई से भी लिखने थे यहाँ पर बच्चों। नेक्स्ट जो आर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय प्रोग्राम। ये भी प्लानिंग का एक एलिमेंट है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होता है, तो प्रोग्राम इज दैट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी चीज को लेकर हम प्रोग्राम बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव साथ में होता है, पॉलिसीज होगी इसमें, प्रोसीजर भी बताया जाएगा, रूल्स, बजट एंड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल विद द गिवन टाइम। ठीक है, गिवन टाइम के साथ इस तरह की डेफिनेशंस आपने लिखी होगी। अगर लिखी है हेडिंग्स डाल के बकायदा प्रॉपरली तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बट मैंने अक्सर आपको एक क्लासरूम में बताया है कि अगर डिफरेंस बिटवीन ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मीनिंग के बजाय डिफरेंस बिटवीन, जहाँ पॉइंट वाले आंसर हो वो जरूर अटेम्प्ट करें, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ चुका है, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का आया है, नेक्स्ट चैप्टर 5 का। राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने हर बार मैंने आपसे यही कहा बच्चों क्लासरूम में भी, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, डिसएडवांटेजेस एंड प्रोसेस, ये तो हमें याद करना ही है हर एक के, है ना। हर एक का हमको ये 5-5 पॉइंट याद करने थे इनके। तो उसी को लेकर फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया हमारा, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे 5 पॉइंट हमने याद किए क्लासरूम में, उसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क डिस्क्रिप्शन के साथ एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है काम का। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बार बार रिपीटेशन किया जाता है काम का, तो एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का
प्रॉफिट बढ़ता जाता है ना, कॉस्टिंग कम से कम होती चली जाती है। ये भी हमने सब सीखा है, वही लिखे होंगे आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के साथ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये भी हमने बार बार पढ़ा बच्चों। फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज, ये भी डिफरेंस बिटवीन है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके फंक्शन के हिसाब से है ना, मार्केटिंग, फाइनेंस, कौन से फंक्शन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बांटा जाता है। डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वहीं पर अगर हम डिविजनल आते हैं तो डिविजनल मतलब ज्योग्राफिकल एरिया वाइज है ना, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जगह से अगर कोई टेरिटोरियल डिवीजन होता है तो वो कहलाता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांट देना, ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से चीज़ों को बांटना, दैट इज द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी टू एक्सटर्नल सोर्स। मोस्ट टाइम पे बार बार आपको बताया गया बच्चों कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आना ही है, डिफरेंस बिटवीन में मिलेगा, यही कहीं भी इंपॉर्टेंस या पॉइंट्स में मिलेगा। तो वही ये क्वेश्चन आया है फिर से एग्जाम में, राइट एनी टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। 4 पॉइंट बनते हैं इसके, वैसे तो बहुत सारे हैं एक्सटर्नल के, तो हम इसमें लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और न्यूज़पेपर एजेंसी के थ्रू, कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू है ना, और एकेडमिक्स जगह से भी अगर कोई हायर कर रहा है तो वो सब क्या कहलाता है, एक्सटर्नल सोर्स कहलाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ गया है, राइट एनी टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसके भी 4 पॉइंट है, कोई भी 2 ही बताने थे आपको, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, एक्स एम्प्लॉय, इस तरह से 4 पॉइंट में कोई भी अगर 2 पॉइंट आपने लिखे हैं उनका शॉर्ट में 1 लाइन में डिस्क्रिप्शन के साथ, तो फुल मार्क्स मिलने हैं आपको। बहुत अच्छे से बार बार प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, आपको सिखाया भी गया है कॉपी में कैसे लिखा जाता है, अगर उस सब बातों का आपने ध्यान रखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से आता है हमारा एक और क्वेश्चन, डायरेक्शन चैप्टर से, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। हर क्वेश्चन ये बहुत ध्यान रखा गया है कि आपको पॉइंट्स में ही लिखने के लिए बताया गया है। कोई भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली दिया गया है तो पॉइंट्स के साथ ही चाहता है वो भी कि नहीं आप उन्हीं के साथ लिखे, पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। क्या बन सकती है, डायरेक्टिंग चलता ही रहता है, एक फंक्शन का डायरेक्शन खत्म हुआ है तो नया फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बच्चों, एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा, सेकंड क्या होगा, डायरेक्टिंग बार बार किसी चीज को डायरेक्शन भी प्रोवाइड करना होता है ना, बताना पड़ता है हर बार कि इस बार ये नई प्लानिंग बनी है, नई स्ट्रेटजी बनी है, तो इसको किस तरह से फॉर्मुलेशन करना है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग का काम भी मिडिल लेवल पर होता है। ऊपर से तो टॉप मैनेजमेंट तो हमें बताता ही है, एग्जीक्यूशन करता है, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करता है, और एग्जीक्यूशंस करवाने के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, तो ये उन्हीं की तरफ से ज़्यादा किया जाता है। तो राइट एनी टू लिमिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सेकेंड है गाइड्स एम्प्लॉय टूवर्ड्स गोल। गोल के लिए बार बार कि हमने जो सोचा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव उसको पूरा करने के लिए आपको इस तरह से वर्कआउट करना है, तो दैट इज अ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे बताया गया था, मोटिवेशन का क्वेश्चन आना ही आना है आपको, या तो उसका इंपॉर्टेंस में आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट बहुत इजी, आपको तो डेफिनेशन ही दे दिया डायरेक्टली यहाँ पर, तो लिखा होगा आपने जरूर, ध्यान दीजिए। अगर इस तरह का कोई आंसर दिया है तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। क्या लिख सकते हैं हम डेफिनेशन में, और मैंने आपसे बताया था बच्चों राइटर जब भी डेफिनेशन आता है तो किसी न किसी राइटर के थ्रू भी हमको डेफिनेशन, तो हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, क्योंकि जैसे ही आप किसी को मोटिवेट कुछ गाइड प्रोवाइड करते हैं तो स्टिमुलेटिंग है ना, इमीडिएटली उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स, इस तरह से आपने लिखा होगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग चैप्टर हमारा नेक्स्ट है। ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के एक के बाद एक चैप्टर्स है, इन्हीं से आया नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशंस इट मीन्स आपको इसकी डिसएडवांटेजेस लिखने थे, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। तो क्या लिखा होगा एक आपने, कॉस्टली प्रोसेस है ना, कंट्रोलिंग किया जाता है तो उसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ टूल्स, कुछ रिमेडीज यूज करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और मनी इस फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें कि ये कॉस्टली प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ कैन नॉट कंट्रोल, कंट्रोलिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाता है, बट इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि हम एक्सटर्नल फोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, इस तरह से इसके 2 लिमिटेशंस आपने कोई से भी लिखे होंगे।
नेक्स्ट मीनिंग ये आ गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंट्रोलिंग। मीनिंग पूछा गया आपसे, कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या बोल देंगे? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, actual performance with standard and taking correct action if necessary to achieve objective, है ना। कंट्रोलिंग में जब उसका फीडबैक एनालिसिस किया जाएगा तो ये भी देखा गया है बच्चों की हमने जो सोचा था, मतलब वही जो प्लानिंग की गई थी, जो प्लान किया गया था, कंट्रोल किया गया, तो कंट्रोल का रिजल्ट देखा गया, तो जो सोचा गया वही हुआ कि नहीं हुआ, उस तरह से। और डेविएशन अगर आए हैं जो हमने सोचा है तो उसमें क्या अच्छाई रही है, क्या कमी रही है ना, उनके भी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसको बेटर कर पाए। इस तरह से हमने सीखा है ये आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है अभी भी, व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार आपको बताया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉनेटरी डिसीजन को लेकर है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जाने, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ऑनर्स फंड, बोरोड फंड, है ना, इन सब के बारे में आ जाएगा, अलग अलग पॉइंट्स है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली। ठीक है, इस तरह से आपने मीनिंग लिखी होगी। मीनिंग का वर्ड बहुत सारे राइटर्स की डेफिनेशन अलग हो सकती है, बट आपका मीनिंग एज इट इज आना चाहिए, है ना, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी बिजनेस को, कितनी कैपिटल के साथ स्टार्ट करना, कितना लॉन्ग टर्म, कितना शॉर्ट टर्म, ऐसे कौन कौन से कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया है। तो एक तो ये कि हमारे पास कितना रुपया आ सकता है, कितना हम खर्च कर सकते हैं, इट मीन्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसको लेकर स्टडी करना। ठीक है, ये एक फैक्टर अफेक्ट करता है। और दूसरा वही, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, ये भी मैटर करता है बच्चों की। पता चला हमने फिक्स्ड कैपिटल में रुपया ब्लॉक कर दिया, कैपिटल वर्किंग में चाहिए था, हो ही नहीं रहा है, वहां से भी हमें इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो हमें हर चीज का कैपिटल बजटिंग में ये भी डिसाइड करना है कि अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो क्या इतना रिटर्न अगर मैं बैंक में या कहीं ऐसी जगह लगाऊंगी तो क्या मिल पाएगा क्या, तो ये भी जरूर डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 2 फैक्टर्स, आपको ये भी 2 मार्क का ही क्वेश्चन था, 2 पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है ना, हमने बार बार इस चीजों पे डिस्कस किया ही है। राइट एनी, मार्केटिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। बहुत अच्छे से पता है बच्चों, है ना, बिल्कुल मार्केटिंग से रिलेटेड चैप्टर है। हमें पता है कि आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से तो कहीं ना कहीं कितनी बार हम उसके पैकेजिंग पर ही अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको इसके 2 फंक्शंस कि आखिर पैकेजिंग क्या काम करता है, तो हमने बार बार पढ़ा कि एक तो पैकेजिंग इलिटरेट पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ये नहीं देखता है, वो उसकी कलर, है ना, उसका शेप, उसका पिक्चर देख के ही उसको पहचान लेता है कि हाँ मुझे यही खरीदो, भले से पढ़ना ना आता हो। तो इसलिए पैकेजिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन तो क्या हो जाएगा, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया है कि इट प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम डेंजर्स। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इट हेल्प्स इन प्रमोशन एंड डिस्ट्रैक्ट, है ना, प्रमोशन से काम करवाता है और इलिटरेट पर्सन के लिए भी हेल्प होता है ना, इस तरह से हम पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, राइट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया बच्चों, इसमें हमने सोचा था कि जो बैरियर्स ऑफ प्लेस के बैरियर्स को रिमूव कर दें, मतलब आसानी से हमारा प्रोडक्ट कहीं पर भी बन रहा है और वो कितनी भी डिस्टेंस को आसानी से कवर कर लेता है, एट ए टाइम प्रोडक्ट पहुंच पाए, दैट इज अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स में तो हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्टिंग, उसी के बिहाफ पे हमारा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाएगा। और दूसरा पॉइंट होता है इसमें वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसिंग मतलब वही, हमने प्रोडक्ट तो रेडी कर दिया है बट अगर हम उसको प्रॉपर रखेंगे नहीं तो कुछ ही समय में अगर डिमांड बनी, पहले बनाना फिर उस तक पहुंचाना तो टाइम लेगा। इसलिए वेयर हाउसिंग भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत आसान बनाता है। कहीं पर भी प्रोडक्ट हम पहुंचा दे तो वो सामने वाला पर्सन भी उसको स्टोर करके रख सकता है, तो जिससे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 2 मार्क्स। चैप्टर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन से है, राइट एनी 2 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया था बार बार कि तो आप रट ही लेना बच्चों, सारे वही क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छे से लिखा होगा। 6 राइट्स है यहाँ पर, कोई से भी 2 ही राइट्स डिफाइन करने थे आपको, तो आपने जरूर करे होंगे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू हर्ड, है ना, कोई सा भी आपने राइट्स लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
बार बार हमने पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1996 बनाया गया है और उसमें हमें कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए उनके है ना प्रोटेक्शंस के लिए बहुत सारे रूल्स और हमें रिलीवेंस भी दिए गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करना था। 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, तो प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना, ये हम पॉइंट डाल सकते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट है क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स, है ना, समय समय पर गवर्नमेंट की तरफ से, इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं जिससे कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में जानकारी मिले, प्रोडक्ट परचेसिंग के टाइम पे उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें हम लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 16 से 3 मार्क्स के शुरू हो गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया चैप्टर से। मैंने आपको कहा था कि हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स याद कर लेना, 14 प्रिंसिपल्स है ना, यही कहा था, एक बार बोल दिया था टेलर के छोड़ देना, बट हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल कर लेना बेटे। तो उसी में से ही क्वेश्चन आया आपका ये वाला, डिफरेंस बिटवीन को लेकर। 2 प्रिंसिपल्स है हमारे, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हेनरी फ्योल के, उन्हीं के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन आ गया है। तो बहुत अच्छे से लिखा होगा ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि ये भी रटाया हुआ पॉइंट है हमारा। तो 1 एम्प्लॉय डिफरेंस बिटवीन में, है ना, आपको लिखना था बकायदा, कोई भी 3 पॉइंट लिखने थे क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें 1 एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम 1 सुपीरियर, ठीक है, दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड आ जाएगा, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो 1 हेड एंड 1 प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटीज विद इन द सेम ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह से 3 पॉइंट करके हमने आंसर लिखे होंगे इनके एप्लीकेबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, ठीक है। तो टेलर के भी पढ़ाए थे हमने, 5 प्रिंसिपल है टेलर के, ठीक है, उसी में से कोई भी 3 प्रिंसिपल। तो 3 प्रिंसिपल में एक वाला प्रिंसिपल लिख सकते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इंपॉर्टेंट, हमने बार बार बताया था, ये तो सिखा भी समझा भी था। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी है, किसका प्रिंसिपल है। और एक पॉइंट आ गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना, इस तरह से आप कोई से भी 3 पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर किए होंगे आपने जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा ये क्वेश्चन, अगर सारे ही किए सही तरीके से तो पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, नहीं भी तो एटलीस्ट हमने हेडिंग भी डाले बच्चों, है ना, तो भी हमें मार्क्स तो मिलेंगे ही, 1 मार्क्स तो मिल जाएगा अगर आपने 3 पॉइंट भी लिख दिए करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन एनी 3 प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, मोस्ट रैंप, ये भी हमारा बार बार डिस्कस हुआ है, प्रोसेस जरूर याद करना, कंट्रोलिंग का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस, डायरेक्टिंग के प्रोसेस, प्रिंसिपल्स, है ना, ये भी सब याद करें हमने। तो उसी में से क्वेश्चन बना है राइट एनी 3 प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, क्या क्या होता है सिलेक्शन की, क्या प्रोसेस होती है। तो इनिशियल प्रोसेस से हम बात करेंगे शुरुआत से ही, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो जो भी हमारे पास पर्सन आए हैं उनमें उनका, नेक्स्ट फिर टेस्ट होना होता है, सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद उनका इंटरव्यू, है ना, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद एजुकेशनल लेवल पर भी टेस्ट होते हैं, ये सब भी इसका हम पॉइंट बना सकते हैं। कोई भी 3 प्रोसेस देने थे आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा एक्सप्लेन एनी 3 स्टाफिंग प्रोसेस, वही प्रोसेस को लेकर क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, स्टाफिंग को उसी चैप्टर से आया, रिक्रूटमेंट चैप्टर से आया बच्चों, ये स्टाफिंग चैप्टर से, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो इसके 3 प्रोसेस में एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग, सबसे पहले तो यही डिसाइड करना कि कितने मैन पावर प्लान्स की ज़रूरत है, उसके हिसाब से उनकी डिग्री, उनका एजुकेशन, उनका स्किल्ड, इन सब के बारे में भी सोचना। जैसे ही हुआ था रिक्रूटमेंट करना, सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रॉपर जो सोर्स है उसके थ्रू खबर पहुंच जाए सब तक, तो अपने आप वो उस लेवल के भी हमारे पास पर्सन आएंगे। और उसके बाद सिलेक्शन करना, बार बार ये भी बताया कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन वहीं पर नेगेटिव प्रोसेस होता है एक टाइप का। सिलेक्शन तो चूज मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स, फिर अब हम इसमें अपने लिए जो जो पर्सन अप्लीकेबल होते हैं वही क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट वही लेते, बाकी के लिए बाहर भी हो जाते थे, नेगेटिव प्रोसेस में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें फिर से 18 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क का ही है, राइट 3 इम्प्रूवमेंट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बार बार हमने ये भी क्वेश्चन पढ़े, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बहुत अच्छे से काम करवाना है ना, ये मिडिल मैनेजमेंट लीडर्स के लिए हम बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसी को लेकर क्वेश्चन आया है कि राइट 3 इम्प्रूवमेंट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरह का होना चाहिए कम्युनिकेशन की हमने पढ़ा, एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कुछ भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो ये आप बनता जरूर। तो आपने लिखा होगा इसमें यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, जैसा बार बार बताया है कि हम पता चला कम्युनिकेट किससे कर रहा है। लैंग्वेज बैरियर अक्सर आता है, हमने पढ़े यहाँ पर अलग अलग टाइप के बैरियर्स कि भैया
पता चला हम जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम जो समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहा है, सोर्स नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ पा रहा है ना। कुछ कुछ कम्युनिकेशन हमारा वर्बल से ज़्यादा हमारा जेस्चर्स भी होता है कि वो कैसा होना चाहिए, तो ये भी सारी चीज़ें तो इसमें लिख सकते हैं आप। तो पहला, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कम्युनिकेशन कंप्लीट ही तभी होता है जब फीडबैक में मिल रहा हो प्रॉपरली। नेक्स्ट, अवॉइड नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, इस तरह से मैंने 3 पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, तो मैंने आपसे बार बार कहा था, तो रट्टी लेना बच्चों, वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एक्सप्लेन एनी 3 मैस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और उसमें भी होते तो 5 पॉइंट है, यहाँ तो आपसे 3 ही पॉइंट पूछे हैं कि मैस्लोज की हिरार्की थ्योरी है मोटिवेशन की, तो क्या है, क्यों ह्यूमन बीइंग मोटिवेट होता है। तो हमने नीड्स जानी थी यहाँ पर अलग अलग, मैंने आपसे कहा था डायग्राम के थ्रू भी इसको जरूर प्रेजेंट करना, फ्लो चार्ट के थ्रू, तो वही बताया। वैसे 3 ही पूछिए, तो 3 में सबसे पहले आ जाएगी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, लाइक बेसिक नीड्स ना, फूड, वाटर और इस तरह की बेसिक नीड्स को, शेल्टर, ये सब आ जाएगा। जैसे ही साइकोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती है, फिर मोटिवेट किसके लिए हो रहा है, सेफ्टी नीड्स के लिए, प्रोटेक्शंस वगैरह और जॉब सिक्योरिटीज़, ये हमारा सेफ्टी नीड्स के लिए मोटिवेट होगा। थर्ड पॉइंट आता है इसी में, अगर हम बात करें तो इसके बाद फिर नंबर आता है सोशल नीड्स का, सोशल नीड्स पूरी होनी चाहिए, लव, अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस के लिए भी वर्क करना, ठीक है। इस तरह से हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं सिक्वेंशली अगर लिखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 3 मार्क्स का है, राइट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्वेश्चन है ये। कोई भी 3 फैक्टर्स आपको लिखने हैं फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर, आंसर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क इन्वॉल्व, कैश फ्लो पोजीशन, और भी कोई पॉइंट लिखे हो आपने, तीनों को डिस्क्राइब करना था बच्चों, है ना, बार बार फिर से, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है। वही इसके बाद का भी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 से क्वेश्चन है ये, बार बार मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आएगा ही, वही क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, तो बहुत अच्छे से लिखा होगा आपने ये आंसर्स, तो पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। 4 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये एक पॉइंट बना सकते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी, ये पॉइंट बनाया होगा एक आपने। वही इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना, कोई से भी पॉइंट, मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होगा ऑर्गेनाइजेशन उतना आगे बढ़ेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन में ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगर हम बोलते हैं तो 4 चैप्टर से आया है, राइट एनी 4 प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और वही और में आ गया फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो जरूर मुझे फीचर्स ऑफ प्लानिंग आपने अटेंड किया होगा। फीचर ऑफ प्लानिंग कौन कौन से, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, प्राइमरी फंक्शंस, इंपॉर्टेंट है प्राइमरी फंक्शन है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह से 4 मार्क का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन आया बच्चों, खूब सारा और बहुत अच्छे से लिख सकते हो। 4 मार्क का है तो मैंने तो आपसे कहा 5 पॉइंट लिखिए, बहुत अच्छे से बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव और फ्लो चार्ट बना के अपने आंसर प्रेजेंट करें अगर आपने बकायदा पहले से ही, तो आपको तो फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अंडरलाइन किया अपने आंसर्स पे, ब्लैक पेन से लिखा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी आपको, अगर सब कुछ किया है पॉइंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और वही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी के साथ और में इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन के साथ उसको काम करना, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें कि ये ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल होता है, ये फ्रेंडली बिहेवियर में काम करता है, या रूल्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। कम्युनिकेशन टॉप टू 0 लेवल होता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन सेम लेवल में होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने डिफरेंस बिटवीन में लिखा होगा, पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग, डेवलप्स मैनेजर स्किल्स। अब अगर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट जो क्वेश्चन है मार्केटिंग चैप्टर का क्वेश्चन आया, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या क्या मकम होता है, 4 पीस के साथ हम इसको बता सकते हैं, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन, है ना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग को लेकर, प्लेस को लेकर, और इस तरह से गैदरिंग एंड चैलेंजिंग ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बताया ही था, ये तो आना ही है, पब्लिक रिलेशन को लेकर क्वेश्चन आ गया, 4 रोल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, क्योंकि आज कोई भी प्रोडक्ट अगर दुनिया में चल रहा है मार्केटिंग में, तो सबसे पहले उसका फीडबैक, कम्युनिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, पब्लिक रिलेशन, तो बिल्डिंग इन पॉजिटिव इमेज,
maintaining the good relation with customers, handling and feedback properly given, and creating goodwill among the public. ठीक है, इस तरह से हमने कोई भी पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए मतलब अपनी प्रोडक्ट को हमेशा मार्केट के बीच में पहुंचाते रहे, उनके फीडबैक लेते रहे, दैट इज़ अ पब्लिक रिलेशन। इस तरह से ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हुआ है। आपने जितना सिस्टमैटिक अच्छे से प्रेजेंट किया होगा और आपको उनके लिए बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपके रिजल्ट के लिए वेट कर रही हूँ। सभी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, उम्मीद है। थैंक यू।